हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमर स्टडी पॉइंट। दोस्तों 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनती है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, तब से लेकर वर्तमान समय तक भारत देश में बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल हुआ। भारत देश की राजनीतिक दशा बदली है और भौगोलिक दशा भी कुछ हद तक बदली है। दोस्तों आज के समय में, वर्तमान समय में पूरा भारत जो है वो दो तरीके से बटा हुआ है। एक तो वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के घनघोर समर्थक हैं, जिनको हम लोग कट्टर समर्थक भी बोल सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के कट्टर खिलाफ है, कट्टर विरोधी हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप आज तक चैनल खोल के देखें या जी न्यूज़ खोल के देखें, उस पर जो सुधीर चौधरी जी हैं जी न्यूज़ पे, वो नरेंद्र मोदी की सिर्फ अच्छाइयाँ गिनाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप एनडीटीवी खोल के देखें या पुण्य पुरुषों वाजपेयी जी को सुने, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बुराइयां ही गिनाएंगे। तो अगर आपको अच्छाइयाँ जाननी हो तो उनका देखिए, बुराइयाँ जाननी हो तो उनका देखिए। दोस्तों इसी पूरी उठापटक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर एक अच्छा डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके सामने आज कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जिन प्रश्नों के ऊपर मैंने रिसर्च किया है और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश की है। तो आज के वो प्रश्न और उनसे रिलेटेड रिसर्च पे हम लोग बात करेंगे। एक हेल्दी डिस्कशन होना समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय से लेकर 3 महीने बाद का आप जब समय उठा के देखेंगे, 3 महीने बाद यही मुद्दे सबसे ज़्यादा डिबेट में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको इन मुद्दों को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो वो आपके सामने दिखा देते हैं, लिख के समझा देते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो 4 प्रश्न लिए हैं, आज से आप 2-3 महीने बाद देखिएगा, इन्हीं चारों प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा बहस आपको सुनने को मिलेगी। तो उन्हीं चारों प्रश्नों पर जब बाद में बहस होनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले ही इन चारों प्रश्नों का बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, तथ्यों पे बात करते हुए आपको समझाते हैं इन चारों प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग आज किस चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न है, क्या नरेंद्र मोदी हिटलर हैं? यानी क्या नरेंद्र मोदी हिटलर की रास्ता पर चल रहे हैं? जैसे उस समय हिटलर था, 1933 से लेकर बाद में वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ और उसके बाद हिटलर ने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया। कि डिक्टेटर घोषित करने के बाद जर्मनी की क्या हालत हुई, तो क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार उस रास्ते पर चल रही है? दूसरे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे होने का मतलब ही है ये कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं या बीजेपी सरकार जो है संविधान को नहीं मानती है। क्या भारत में अब लोकतंत्र खत्म हो गया है? तीसरा प्रश्न जो है, क्या चुनाव नहीं होंगे अब? इसका मतलब ये है कि क्या थोड़े समय के बाद फिर से राजशाही आ जाएगी? यानी बीजेपी सरकार अगर सत्ता में है, क्या उसको ये डर सता रहा है बहुत ज़्यादा कि अगर हमारी गवर्नमेंट चली गई तो क्या होगा? तो अगर ये डर सता रहा है तो इस डर को बचाने के लिए वो लोग चुनाव कराना ही बंद कर देंगे क्या? तीसरा चौथा प्रश्न है ये, क्या अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है बीजेपी सरकार? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हिटलर ने एक धर्म को प्रमोट किया, नाजी धर्म को प्रमोट किया, और वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे ज्यूज लोग थे उनको मारा गया और मार के भगा दिया गया, बहुत लोगों की हत्याएं कर दी गई, निर्मम हत्या की गई। क्या बीजेपी सरकार उसी रास्ते पर चल रही है? यानी कि कुछ समय के बाद क्या अल्पसंख्यकों के लिए भी ऐसा होने जा रहा है? आज के मुद्दे पर ये 4 टॉपिक हैं जिनकी बहुत बड़ी चर्चा होना ज़रूरी है, और समय के साथ ये भी ज़रूरी है कि इन सब बातों को तथ्यों के हिसाब से समझें। अगर आपको कोई गुमराह करता है, आपको कोई मिसलीड करता है, तो उसको भी आप तथ्यों के साथ समझा सकें। तो दोस्तों इन चारों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सही में क्या चीज़ें होने वाली हैं या सही में क्या चीज़ें होने जा रही हैं। तो चलिए देखिए, ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के लिए हमको समझना पड़ेगा हिटलर के बारे में थोड़ा सा। हिटलर के बारे में क्यों समझेंगे? क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिटलर के रास्ते पर चल रही है, तो हिटलर के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा, जिससे पता चले कि किस तरीके से हिटलर का विकास हुआ और किस तरीके से उसका पतन हुआ। उसके बाद हम अपनी देश की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, देश की व्यवस्था किस तरीके से काम करती है उसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे संविधान का जो भाग 5 है, इस भाग 5 में
79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन हमारे जो काम के अनुच्छेद हैं वो हैं सिर्फ 79, 80 और 81। हम लोग इतना समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे संविधान का अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है, इसको समझेंगे। उसके बाद समझेंगे बीजेपी की वर्तमान स्थिति क्या है, बीजेपी सरकार की कैसी स्थिति वर्तमान है, क्या वो सक्षम है सभी प्रकार के संशोधन करने के लिए, क्या वो संविधान में कुछ भी परिवर्तन करने के लिए सक्षम है या नहीं है, ये भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट की भूमिका समझेंगे और उसके बाद हम लोग अपने फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचेंगे कि इन चारों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो तथ्यों के साथ इन सब प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और ना तो लास्ट में देखिएगा, क्योंकि लास्ट में देखने पर बीच का कंटेंट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा हिटलर के बारे में। दोस्तों हिटलर का जन्म 20 अप्रैल को होता है, 20 अप्रैल को 1889 में होता है ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म होता है 20 अप्रैल को 1889 ऑस्ट्रिया में। हिटलर वहाँ पर पैदा होते हैं, हिटलर का पालन पोषण वहीं पे होता है, हिटलर वहाँ पर बड़े होते हैं। हिटलर जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में शामिल होते हैं, बहुत सारे युद्धों में भाग लेते हैं। हिटलर वहाँ से जर्मनी आ जाते हैं, जर्मनी में धीरे धीरे हिटलर आगे बढ़ते हैं और जर्मनी की नागरिकता भी हिटलर को मिल जाती है। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, हिटलर जो है वो छोटी छोटी सभाएं करता है, सभाओं करने के बाद लोगों को इकट्ठा कर कर अपने विचारों को बताता है। 1920 में हिटलर पहली बार एक पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी का नाम होता है दोस्तों होता है नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में NSDP भी बोलते थे। दोस्तों हिटलर के अंदर एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो क्वालिटी थी बोलने की। दोस्तों जब हिटलर बोलता था तो सब लोग ध्यान से उसकी बातें सुनते थे, उसकी बातों को करने के लिए, उसके काम दिए गए काम को करने के लिए वो लोग इतना मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि वो हिल ही नहीं पाते थे वहाँ से, हर बात को सुनते थे। कभी आप यूट्यूब पे स्पीच सुनिएगा, जर्मनी लैंग्वेज में भी उसकी जो स्पीच होंगी उसमें भी वो इतनी तेज तेज चिल्ला के बोल रहा होगा कि आप सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी घनघोर और इतनी अच्छी तरीके से वो स्पीच दिया करता था, लोग उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब वहाँ के कुछ लीडर्स ने हिटलर को, जो छोटी छोटी पार्टी थी उनमें से एक पार्टी थी जिसके लीडर्स ने हिटलर को बोलते हुए देखा और अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हिटलर को बुलाया। 1920 में हिटलर ने वहाँ की जर्मनी की एक छोटी सी पार्टी उसकी सदस्यता ली। तो हम लोग लिख लेते हैं, एक छोटी सी पार्टी होती है 1920 में और उस पार्टी का नाम होता है नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। इसका शॉर्ट फॉर्म जो रखा था जर्मनी लैंग्वेज में रखा गया था, इसको NSDAP शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे। ये बहुत छोटी पार्टी थी, यानी कि बहुत कम लोगों के समर्थन वाली पार्टी थी। हिटलर ने कंपेनिंग करना शुरू किया, हिटलर ने भाषण देना शुरू किया, हिटलर ने अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। धीरे धीरे ये पार्टी 1920 से ग्रोथ होने लगी, आगे इसकी ग्रोथ बढ़ने लगी और 1923 में
हिटलर इस पार्टी को बढ़ाकर इसकी जो सदस्यता थी लोगों की वो डबल कर देता है, दोगुनी कर देता है। हिटलर से इस पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हिटलर को और ज़्यादा क्षमताएं और ज़्यादा बोलने के लिए जगहें प्रदान करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 1929 के बाद 1928 में इस पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 80,000 होती है। जब 1928 से समय आगे बढ़ता है और 1930 में इस पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा हो जाती है। अब आप सोचिए हिटलर के विचारों से लोग कितना प्रभावित थे, कितना हिटलर को मानते थे। हिटलर इतना अच्छा भाषण देता था कि लोग सुनते भूल जाते थे कि उनको आगे भी कुछ करना है। वो हिटलर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। दोस्तों 1932 में जर्मनी में इलेक्शंस कराए जाते हैं। 1932 में जब जर्मनी में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर 2 बड़ी पार्टियाँ होती हैं और इन पार्टियों में एक पार्टी होती है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी पार्टी वहाँ की जो हिटलर समर्थित पार्टी होती है उसका नाम होता है NSDAP। इन दोनों पार्टियों में बहुमत किसी को नहीं मिलता है, यानी कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी नहीं पा पाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं खड़ी होती है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि हिटलर का वोट परसेंटेज इनसे ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट, वो उनका उस समय नाम जो होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का नाम होता है वॉन हिंडनबर्ग। ये हिटलर को बुलाते हैं और हिटलर को वहाँ का प्रधानमंत्री का मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री का पद को चांसलर बोलते हैं, चांसलर नियुक्त कर देता है। तो अभी हिटलर सबसे पहली बार चांसलर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तारीख होती है 30 जनवरी 1933। प्रेसिडेंट वॉन हिंडनबर्ग चांसलर नियुक्त करते हैं हिटलर को, यानी कि 30 जनवरी 1933 को हिटलर वहाँ का चांसलर नियुक्त हो जाता है। तो जब चांसलर नियुक्त हो जाता है उसके बाद हिटलर वहाँ पर अपने भाषणों से, अपने लेक्चरों से जितने भी नाजी समर्थक थे, यानी जितने भी NSDP समर्थक थे, उनको एकत्र करता है और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हिटलर के पास मेजॉरिटी नहीं थी, दोबारा से इलेक्शन कराने पड़े क्योंकि कुछ लोगों ने समर्थन वापस ले लिया। तो 5 मार्च 1933 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं। जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो हिटलर की जो पार्टी होती है NSDAP, इस पार्टी को वहाँ पर लगभग 43.9% वोट मिले, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट थे। दूसरी जो लेफ्ट विंग की पार्टियाँ थी, जो कार्ल मार्क्स को मानते थे, जो ज्यूज लोग थे, उनकी पार्टी को सिर्फ 30% वोट मिले, यानी हिटलर के पास अब मेजॉरिटी लगभग आ गई थी। लेफ्ट विंग के लोग थे, उनको 30% तक वोट मिले। अब देखिए, आप खुद सोचिए, अब हिटलर के पास आ गई है मेजॉरिटी, यानी हिटलर अब जो चाहें वो कर सकता है। धीरे धीरे जब आगे बात बढ़ती है, हिटलर जो है इतना बड़ा तानाशाह अपने आप को मानने लगता है। वो किसी की बात सुनने से इनकार कर देता है, किसी की बात मानने से मना कर देता है, संविधान को भी नकार देता है, सुप्रीम कोर्ट को भी, वहाँ की कोर्ट, हर तरीके के लोगों को नकारना शुरू कर देता है, अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देता है, अपने तरीके से लोगों को चलाना शुरू कर देता है। इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर गई। जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई थी उसमें बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली। तो हिटलर ने समझा कि हमारी नीतियों से इस अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, यानी मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। इसी वजह से हिटलर अपने आप को महान मानता हुआ आगे बढ़ता गया और बहुत सारे लाखों लोगों को मारते हुए एक नए जर्मनी की खोज में, एक नई जर्मनी को बनाने के लिए वो आगे बढ़ता रहा। दोस्तों समय
धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 1932 में जिस पार्टी के पास सिर्फ 1 लाख लोगों का समर्थन था, धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती है और पूरी दुनिया के लोगों से उसको समर्थन मिलना शुरू होता है। 1936 में पार्टी के पास 40 लाख ऐसे लोग थे जो हिटलर की एक बात कहने पर कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे, अपने सगे भाई बहन तक को वो मार सकते थे। हिटलर ने अपनी बातों से ऐसा जादू कर रखा था उस समय जर्मनी में। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और बात आगे बढ़ने के बाद हिटलर वहीं पर अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देता है, तानाशाह घोषित कर देता है और ये बोलता है कि जब तक वो है तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, कोई भी चुनाव नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही रहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और जो बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, उनको सबको यहाँ से भगाना है। हिटलर जब ऐसा करता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग भगाए जाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हिटलर की हार होती है, जर्मनी की हार होती है और हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ती है। दोस्तों, हिटलर की जो ये पूरी कहानी आपने सुनी है, मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आप एक छोटा सा कंपैरिजन कर सकें अभी की वर्तमान सरकार से और हिटलर से। देखिए, जब किसी के पास मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, बहुमत ज़्यादा होता है और वो लोग जो आपके कुछ भी कहने को कर देंगे, आप कुछ भी कह दें वो कर देंगे, तो समझिए देश में खतरा तो है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए जनता सबसे बड़ी होती है। जैसे अभी क्या हुआ था, बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए 3-4 बिल लाए, जनता ने बहुत बड़े आंदोलन किए, बहुत बड़े अनशन किए और अनशन के बाद जीत फाइनली जनता की हुई, जनता जीत हुई और जनता की जीत के साथ सरकार को झुकना पड़ा और वो सारे के सारे बिल, सारे के सारे अधिनियम वापस लेने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी का समर्थन करते हैं तभी वो कुछ कर सकता है, अगर आप उसका समर्थन नहीं करते हैं तब वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये हिट हो गई हिटलर की कहानी। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट की हमने डिस्कशन अच्छी कर ली है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, आपको समझना है देश के बारे में। दोस्तों, कोई भी देश जो होता है ना, ये कोई देश 3 तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है, उन्हीं के तरीके से उसको आगे बढ़ाता है। हमारे भारत देश में जो व्यवस्थाएं लागू हैं उनमें 3 व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से चलती हैं, जिसमें सबसे पहली व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। दूसरी व्यवस्था जो होती है उसको हम लोग कहते हैं विधायिका। तीसरी व्यवस्था जो होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। इन 3 व्यवस्थाओं पर हमारा पूरा का पूरा देश का सिस्टम काम करता है और चलता है। देखिए दोस्तों, विधायिका जो होती है इसका काम होता है नियम कानून बनाना जो जनता में हित के लिए हों, जो जनता के हित के लिए नियम कानून हों, वो ये नियम कानून बनाती है। तो इसका काम हो गया नियम बनाना। ये जो नियम बनाती है वो नियम सही हैं या गलत हैं ये संसद डिसाइड करती है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर डिसाइड करते हैं और राष्ट्रपति साहब डिसाइड करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। जब विधायिका नियम कोई बना देती है तो उसके बाद काम आता है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का काम है ये जो नियम बने हैं इनको लागू कराना। कार्यपालिका ने कोई भी नियम लागू करा दिए, विधायिका ने वो नियम बना दिए। न्यायपालिका का काम है कि अगर जो नियम कानून नहीं मानता है, नियम को ना माने, उसको दंड देना। बस ये 3 सिस्टम भारत देश में चलते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है नियम बनाना जो जनता के हित के लिए हो, जनता जिसको पसंद करती हो कि ऐसे नियम बनने चाहिए वो नियम बनाती है विधायिका। लागू कराने का कार्य कार्यपालिका का है और अगर कार्यपालिका लागू कराती है, जो इंसान ये नियमों को नहीं मानता है उन लोगों को सज़ा देने का कार्य करती है अपनी न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सारे काम ये करती हैं। सेकंड पॉइंट पर ये 3 चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे देश में जो संसद की व्यवस्था है वो किस तरीके से कार्य करती है।
दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसमें सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि संविधान जो है जिसमें पूरा देश चलता है, उसमें 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद हैं, कुछ भागों में बांटकर लिखे गए हैं। तो जो भाग नंबर 5 है उसमें 79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद रखे गए हैं। इसमें जो हमारे काम के अनुच्छेद हैं उनको हम लोग अलग कर लेंगे। तो देखिए तीसरे नंबर पर जिस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है संविधान के अनुच्छेद। कितने हैं? तो 79 से 122 तक, और ये संविधान का भाग 5 बोला जाता है। तो जो संविधान का भाग 5 जो है उसमें इतने अनुच्छेद रखे गए हैं। इनमें से जो हमारे काम के अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 79, 80, 81। ये 3 अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं 3 अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए जो आप ये देख रहे हैं अनुच्छेद की बात, तो इसमें सबसे पहले जो 79 अनुच्छेद है, इसमें आपको बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी। संसद कैसे? संसद का मतलब ऐसी जगह जहां पर पूरे देश से, हर राज्यों से चुने गए लोग बैठेंगे और वो राज्यों में जितने मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के साथ साथ जो नियम कानून बनने की ज़रूरत है वो नियम कानून बनाएंगे और उन नियम कानूनों को लागू किया जाएगा। जैसे मैंने अभी चर्चा की कि विधायिका बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, और कार्यपालिका अगर लागू करती है, कोई इंसान नहीं मानता है, तो न्यायपालिका उसको सजा देगी। तो संसद हो गई अपनी विधायिका, यानी अपनी विधायिका का काम है नियम कानून बनाना। तो जैसे मान लीजिए ये पूरा देश का सिस्टम है, ये पूरे देश की संसद है, ये संसद है आपकी। संसद में यहाँ पर राष्ट्रपति साहब हो गए, राष्ट्रपति साहब का शासन अलग हो गया। एक लाइन खींच दीजिए, इस लाइन पर इस चीज़ को डिवाइड कर दीजिए। इधर लोकसभा के लोग जो कि चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, अभी हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। ये राज्यसभा के लोग यहाँ पर बैठते हैं, इसके अध्यक्ष यहाँ पर, इसके अध्यक्ष यहाँ पर। राज्यसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बैठते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में कुछ इस तरीके से संसद है, इस तरीके से संसद बैठती है और कार्य करती है। संसद में बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है, उसी के बाद नियम कानून बनते हैं, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो अनुच्छेद 79 यानी 79 है, उसमें एक तो आते हैं राष्ट्रपति साहब, दूसरे आते हैं लोकसभा के लोग, और तीसरे नंबर पर उसमें राज्यसभा के लोग रखे जाते हैं। इन्हीं में से अध्यक्ष लोग चुना जाता है, इन्हीं में से सब कुछ चुना जाता है, यानी हमारी संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है और बहुत डिटेल में लिखा गया कि राज्यसभा में चुनाव कैसे होंगे, राज्यसभा के लोगों को कैसे चुना जाएगा, राज्यसभा के लोग कहाँ से आएंगे, किस तरीके के लोग इसमें बैठेंगे। तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 250 निर्धारित की गई है और ये कहा गया है कि राज्यों के हिसाब से इनको चुना जाएगा। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें जनसंख्या के अनुसार कैंडिडेट बांटे जाएंगे कि इतनी जनसंख्या पर एक कैंडिडेट है, उसमें राज्यसभा के लोग वोट डालेंगे, यानी कि वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं वो वोट डालेंगे। इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। इसमें जो 250 लोग हैं उसमें 238 लोगों को राज्यों की विधानसभा द्वारा चुना जाता है। और 12 लोगों को चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ये 12 लोग साहित्य में, संस्कृति में, विज्ञान में, किसी न किसी में जिनका अच्छा कार्य होता है उनको राष्ट्रपति साहब इलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये राज्यसभा इसलिए बनाया गया कि लोकसभा और राज्यसभा का बैलेंस बना रहे और एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिसमें जनता की बात भी रखी जाए और राज्यों की बात भी रखी जाए। तो राज्यों की बात रखने के लिए ये लोग होते हैं, जनता की बात रखने के लिए लोकसभा के लोग, जिन पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा के बारे में बताता है। लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता वोट डालती है हर 5 साल में, लोकसभा के संसद को चुनती है। सांसद लोग जाते हैं संसद में, बैठते हैं दिल्ली में, और वहाँ पर जनता के मुद्दों के बारे में डिस्कशन होता है, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो जो लोकसभा होती है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 की। इन 552 में से अलग अलग तरीके की 3 कैटेगरीज में इनको बांट कर रखा गया है। पहले कैटेगरी में 530 मेंबर्स होंगे,
दूसरी कैटेगरी में 20 होंगे और तीसरी कैटेगरी में 2। जो 530 होंगे इनको जनता चुनेगी। ये जो 20 लोग हैं जो संघ शासित प्रदेश हैं, ये उनके प्रतिनिधि होंगे। और जो 2 लोग हैं, ये एंग्लो इंडियन हैं, यानी वो लोग जो बाहर रहकर सर्व कर रहे हैं लेकिन यहाँ के सदस्यता नागरिकता है उनके पास, वो 2 लोगों का चुनाव राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये हो गया लोकसभा। आपने राज्यसभा के बारे में ब्रीफिंग देख ली, आपने लोकसभा के बारे में ब्रीफिंग देख ली। अब हम लोग ये देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा कैसे काम करती है, कैसे संविधान में संशोधन कराए जाते हैं, क्या नियम कानून होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अपना चौथा पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, वो जानता है कि उनकी जनता की परेशानियां क्या हैं। उन जनता की परेशानियों को देखते हुए वो एक नियम बनाता है, नियम को संसद में ले जाता है, वहाँ पर पढ़ता है। तो जब तक वो पढ़ता है, जब तक सब लोग समझते हैं, तब तक उसको बिल या विधेयक बोला जाता है। किसी भी नियम कानून को बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल बनता है। बिल में वो नियम कानून सारे लिखे होते हैं। जब वो नियम कानून लोकसभा में पढ़े जाते हैं, लोकसभा में पास हो जाएं, राज्यसभा में पढ़े जाएं, वहाँ पर पास हो जाएं, वहाँ पे लोग इसकी सहमति दे दें, उसके बाद राष्ट्रपति साहब के पास जाते हैं। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तब बनता है वो अधिनियम और तब वो देश में लागू हो जाता है। जब लागू हो जाता है उसके बाद कार्यपालिका का काम है उस नियम को संरक्षण देना, उसको संरक्षणता प्रदान करना जिससे वो नियम अच्छी तरीके से लागू हो पाए। न्यायपालिका का काम है कि उसी नियम को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देना। ये कार्य हो गए इनके। अब हम लोग बात करते हैं कि बिल या विधेयक जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। एक तो बिल विधेयक बनाए जाते हैं जो साधारण होते हैं, जो जनता की परेशानियों को लेकर होते हैं। दूसरे वित्त से संबंधित होते हैं, पैसों से संबंधित विधेयक बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं। जब इनको पारित करा लिया जाता है तो वो बन जाते हैं अधिनियम। इन्हीं साधारण बिल और विधेयक को इधर लिख दिया जाता है। देखिए अधिनियम क्या होता है। अधिनियम 3 तरीके के होते हैं। एक सबसे पहला अधिनियम जो है, जो साधारण विधेयक होता है या साधारण बिल होता है उनसे बनता है, उसको साधारण अधिनियम ही बोल देते हैं। ये साधारण नियम कानून बन जाते हैं। वित्त का मैटर अलग रहता है क्योंकि वो देश से संबंधित होता है, इसलिए उसको अलग रख दिया जाता है। उसके बाद एक जो विधेयक बनते हैं जो किसी नियम में परिवर्तन किया जाए, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के बाद अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक संविधान में नागरिकता के बारे में दिया गया है। जब नागरिकता के बारे में दिया गया है तो नागरिकता से संबंधित नियम भी बहुत सारे बनाए गए। पहले नियम 1991 में बनाया गया, 51 में सॉरी, उसके बाद 91 में बनाया गया, उसके बाद 2003 में उसमें संशोधन हुआ और अभी 2019 में भी उसमें संशोधन हुआ। जो CAA का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था वो उसी संशोधन के लिए था। यानी एक कोई नियम है उसमें संशोधन हो रहा है, तो उस वाले नियम संशोधन को जो है संशोधित अधिनियम बोलते हैं। संशोधित अधिनियम जो पहले के नियम में संशोधन करके बनाया जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो इसमें आता है वो होता है संविधान संशोधन अधिनियम। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी की चर्चा आज के टॉपिक में ज़्यादा होनी है कि अगर संविधान संशोधन अधिनियम है तो बीजेपी सरकार किस तरीके से संविधान में संशोधन करेगी, कैसे करेगी, जो वो उन चारों प्रश्नों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हो। तो हम लोग के पास ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम, इनके बारे में इन टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट और समझने पड़ेंगे जिनकी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। एक मैं आपको कोट बताता हूँ। नेहरू जी ने एक कोट किया था संविधान सभा में। उन्होंने कहा था कि हम जितना कठोर संविधान बना पाए हमने कोशिश की, बनाया, लेकिन संविधान अभी भी इतना लचीला है कि उसमें कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। सोचिए जब जवाहरलाल नेहरू ये बात बोल रहे हैं और उन्होंने संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद संविधान में पहला परिवर्तन कर दिया, पहला संशोधन कर दिया, तो समझ लीजिए आज की स्थिति क्या होगी। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ये भी बता दूं कि जितनी बड़ी सरकार महत्वपूर्ण बनती है, जितनी मेजॉरिटी से सरकार बनती है, उतना ही खतरा
वहाँ के नियम कानूनों को होता है, क्योंकि वो अपने तरीके से कुछ भी कर सकती है। अब बात करते हैं कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 368 जो दे रखा है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो आपके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी राज्यसभा और लोकसभा में होनी चाहिए। यानी अगर राज्यसभा आपके पास है, लोकसभा आपके पास है, तो राष्ट्रपति आपके वैसे भी हैं, तब आप संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रोकने के लिए क्या चाह रहा है, इसकी भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे तुरंत। देखिए, जब किसी भी बिल को बनाया जाता है और उसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश करना हो तो दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है कि प्रेजेंटी 50% हो, यानी कि जैसे मान लीजिए लोकसभा में बिल पास करना है, 550 की टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से लगभग 276 लोग वहाँ पर मौजूद हों, तब आप बिल अपना पेश कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 300 लोग मौजूद हैं, उसमें 250 लोग जो हैं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी ने कुछ सांसद और बुला लिया तो लोकसभा में बिल पास हो जाएगा। ऐसे ही राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में 50% चाहिए और बिल जो पास होगा वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी मान लीजिए 300 लोग हैं टोटल बैठे हैं, उसमें से 200 वोट आपके पक्ष में पड़ने चाहिए, तब संविधान संशोधन होगा। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आप संविधान संशोधन अगर करेंगे तो पहले राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनसे परमिशन लेंगे कि भैया हम इस चीज़ों में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत होगी तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, परिवर्तन तो हम वैसे ही कर देंगे, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ये होता है सरकार का कहना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर संशोधन करना हो अनुच्छेद 52 में तो पूछना पड़ेगा, 54 में करना हो तो पूछना पड़ेगा, 73 में करना हो तो पूछना पड़ेगा, भाग 4 में करना हो तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से। ऐसे बहुत सारे और प्रावधान हैं जिनमें अगर आपको करना पड़ेगा संशोधन तो आप पूछेंगे राज्यसभाओं से। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया है कि किस तरीके से संशोधन होगा। यानी कि अब टोटल ओवरऑल एक कहानी का प्रारूप हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बिल बना, लोकसभा में गया, लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल गया, वहाँ से पास हो गया। राज्यसभा में गया, राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिल गया, वहाँ से भी पास हो गया। राष्ट्रपति साहब ने साइन कर दिया, यानी वो नियम अब अधिनियम बन गया, यानी उसको अब लागू करना ही पड़ेगा। तो जब लागू करना पड़ेगा तो क्या संविधान में कुछ भी बदल दोगे? ऐसे तो जो 5 साल का नियम है वो भी बदल सकते हो। तो इसके लिए हम लोग चर्चा अभी करते हैं 2-3 पॉइंटों में, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस तरीके की बात करना चाह रहा हूँ। अगला पॉइंट है, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो 5वें नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझ लीजिए। हमने कार्यपालिका की बात कर ली, हमने विधायिका की बात कर ली, संसद विधायिका होती है उसी की बात कर ली। अब हम लोग न्यायपालिका की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की। जैसे कोई संविधान संशोधन हुआ या कोई नियम कानून बना तो उसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसको संविधान परक है या नहीं है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास जाती है और कहती है कि जो इन्होंने नियम कानून बनाया है सरकार ने, उसका आप रिव्यू करिए और बताइए कि ये संविधान के अनुसार सही है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करती है, चेक करने के बाद निर्णय देती है। कुछ संविधान संशोधन खारिज भी किए गए हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको पता था कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक के रिकॉर्ड में, पूरे रिकॉर्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो केस आता है वो आता है केशवानंद भारती का केस, जो कि मतलब आप समझ लीजिए कि जिसने न्यायपालिका को बचा के रखा है। अगर केशवानंद भारती केस ना होता तो न्यायपालिका ख़त्म हो गई होती। इंदिरा गांधी ने इतना ज़्यादा शिकंजा कस दिया था कि न्यायपालिका, मतलब आप समझ लीजिए किसी का गर्दन दबा दो, सांस न लेने दो, तो घुट घुट के जीने वाली ज़िंदगी हो गई थी न्यायपालिका की। सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस थे उनको ऐसा लगता था कि वो खुल के कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उसी के बाद केशवानंद भारती केस आया और केशवानंद भारती केस के बाद इतनी परिस्थितियां बदल गईं कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी का मतलब नहीं, लेकिन कम से कम खुल के तो बोल सकता है। हुआ क्या था, केशवानंद भारती केस ज़मीन से रिलेटेड था, बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। अगर आपको केशवानंद भारती का केस समझना है तो हमने इस चैनल पर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, उसका नाम था क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है या नहीं, उसको देख लीजिए। उसमें केशवानंद भारती पे बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। केशवानंद भारती केस का जो फाइनल रिजल्ट निकला, उसने संसद के हाथों को बांध दिया, मतलब लगभग ऐसा कर दिया कि मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले संसद कुछ भी करने के लिए फ्री थी, आज़ाद थी, कुछ भी कर सकती थी। तो दोस्तों, जब संसद कोई नियम कानून बनाएगी
तो उन पर न्यायिक समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगी तो वो इन 12 पॉइंटों को लेकर समीक्षा करेगी, जो कि जो न्याय महोदय थे सीकरी साहब, उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन 12 पॉइंट को निर्धारित किया। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि विधि शासन बना रहेगा। विधि का मतलब संविधान, शासन का मतलब शासन, यानी संविधान का शासन ही जनता पर, देश पर लागू होगा। संसद नियम कानून बनाती है तो वो संविधान के दायरे के अंदर होने चाहिए, उसके बाहर नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, समता का अधिकार, यानी कि सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, इसमें कोई भी ऊंचा नीचा, कोई भी अलग या कोई भी भेद विभाद ये करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। तीसरी बात, शक्तियों का बंटवारा, यानी कि कार्यपालिका की अपनी शक्ति है, न्यायपालिका की अपनी शक्ति है और विधायिका की अपनी शक्ति है। इन शक्तियों में बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विधायिका सबसे ऊपर है, वही नियम कानून बनाएगी, वही लागू कराएगी और वही दंड देगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां छीन हो जाएंगी, जिससे पूरा का पूरा देश बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। संविधान की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे बड़ा है, इसकी सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। संविधान के अंदर जो करना है करो, संविधान के बाहर, उस दायरे से बाहर निकलकर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने कहा संघवाद होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा देश जो है वो संघवाद के हिसाब से चलना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे इसी वीडियो में संविधान का अनुच्छेद 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, उसमें राज्यों के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि भारत संघवाद के हिसाब से होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सभी राज्यों को ख़त्म कर दें, पूरा एक देश बनाएं और फिर राजशाही शुरू हो जाए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता। राज्य अपने नियम कानून लगाएंगे, शासन करेंगे, आप अपने नियम कानून पूरे देश पे लगाइए, शासन करिए। सबका अपना अपना बंटवारा अलग अलग है, राज्यों का अलग है, देश में रहने वाले लोगों का अलग है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी संघवाद बना रहेगा। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, सबसे बड़ा पॉइंट। जो लोग बकवास करते हैं, फालतू कोरी बकवास है, ये झूठ है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संविधान के अनुसार या तो फिर आप पंथ निरपेक्ष शब्द वहाँ से हटाओ, जो कि मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ आइडियाज़ दिए थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उनके लिए। तो ये पंथ निरपेक्ष हो गया। उसके बाद देखिए प्रभुत्व संपन्नता। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब भारत में जैसे मान लीजिए आपकी सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद आप क्या करें कि देश का कोई टुकड़ा उठा के किसी और को दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रभुत्व संपन्नता को भी बनाकर रखना पड़ेगा। 8वां पॉइंट, संसदीय प्रणाली। बस यहीं से नरेंद्र मोदी के ऊपर शक्तियों का बंटवारा जो था उस पर एक शिकंजा कस गया कि आप संसदीय प्रणाली को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सांसद राज्यसभा नहीं होंगे, लोकसभा नहीं होंगे, सिर्फ एक राजा होगा, राजा के अंदर ही सब लोग काम करेंगे, यानी हिटलर शासन वाला प्रशासन आप लागू नहीं कर सकते। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के जो 12 पॉइंट थे जिनके अनुसार सरकार चलेगी, उन्होंने ये लिख के दिए हैं खुद। तो संसदीय प्रणाली बनाई रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आपको बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका को आप ख़त्म कर दें। हुआ ये था कि 1971 में इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी। मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने 33 बताए थे, 34 संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी ने किए, जिससे न्यायपालिका घुट घुट के जीने लगी थी। घुट घुट के इसलिए जीने लगी थी क्योंकि न्यायपालिका के इतने भी अधिकार नहीं रह गए थे कि वो किसी भी वर्डिक्ट पे, किसी भी चीज़ पर न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सके। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना। अब देखिए उसके बाद देखिए मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, उसकी भी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर निर्धारित हैं। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बदल डालो, कहीं पर भी कुछ भी कर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट भी खारिज हो जाएगा, दूसरी बात जनता आपको ये सब करने नहीं देगी। उसके बाद देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति इसलिए मानी जाती है कि अगर संसद कुछ भी कार्य करती है, कोई नियम कानून बनाती है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए।
जो बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हैं वो ये चेक करें कि ये जो इन्होंने किया है ये संविधान के दायरे के अंदर आता है या नहीं आता है, तभी तो पता चलेगा कि नियम कानून बने हैं या नहीं बने हैं। तो इसीलिए इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। ये 12 पॉइंट जो हैं, ये 12 पॉइंट आप ये समझ लीजिए, यही 12 पॉइंट पूरे देश को चला रहे हैं। और ये 12 पॉइंट कहाँ से निकले? तो ये 12 पॉइंट निकले थे केशवानंद भारती केस के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नियम से। तो यही आपके जो 12 पॉइंट हैं ये पूरे देश को चला रहे हैं इस समय। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि बीजेपी सरकार की वर्तमान स्थिति लोकसभा और राज्यसभा में क्या है और उसकी शक्तियां कितनी हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बीजेपी सरकार की वर्तमान स्थिति राज्यसभा और लोकसभा में क्या है। तो बीजेपी सरकार, देखिए बीजेपी सरकार लोकसभा में इसकी पूरी स्ट्रेंथ कैसी है, किस तरीके से इसका कार्यक्रम है, वो सब पे चर्चा करते हैं। लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, टोटल जनसंख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए 552। इन 552 में जो बीजेपी टोटल बीजेपी की अपनी पर्सनली, देखिए एक होता है संगठन, उसमें बीजेपी और बीजेपी के साथ कुछ पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, बीजेपी अलग है, एनडीए अलग है। एनडीए में वो सब पार्टियां आती हैं जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती हैं। तो बीजेपी को 303 सीट मिली थी अकेले के दम पर। एनडीए में और बीजेपी में जो लोग सब लोग शामिल थे उनकी टोटल मिला के 353 सीटें बनी। दूसरी जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस को अकेले के दम पर 52 सीटें मिली और इनकी जो यूनाइटेड प्रोविंस थी अलायंस, उसको टोटल मिलाकर 91 सीटें इनके पास थीं, बाकी कुछ निर्दलीय लोग थे। तो ये है इस समय, यानी कि बहुत बड़ा बहुमत। देख लीजिए, तो बहुमत के लिए पहली बात तो कितने हमको चाहिए? 276 चाहिए। कितनी ज़्यादा है? देखिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं इनके पास, यानी लोकसभा में तो भरपूर बहुमत है। जितना बहुमत हो उतना से ज़्यादा हमारे पास बहुमत है। किसी भी नियम कानून को हम लोकसभा में आराम से पारित करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और छोटी चर्चा कर लेते हैं, वोट परसेंटेज का। अभी जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है उसके पास लगभग 37.36% वोट हैं इनके अपने पर्सनली। 2014 में कितने थे? 31%, यानी कि पिछली बार से इस बार लगभग 6-5% वोट बढ़े हैं, कम नहीं हुए बीजेपी सरकार के। जैसे देखिए उस समय हिटलर के वोट परसेंट बढ़ रहा था। मैं कंपैरिजन दोनों की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने जो वीडियोस में पहले टॉपिक पे बात की थी, जैसे उनके बढ़ रहे थे वैसे इनके भी बढ़ रहे हैं। समर्थन इनके पास भी अच्छा खासा है। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा में इनके पास किस तरीके का वोट परसेंटेज। दोस्तों आप देखिए बीजेपी सरकार जो राज्यसभा में उसका किस तरीके से सिस्टम है। तो बीजेपी के पास 98 सीट हैं अपनी पर्सनल खुद की राज्यों से जो चुने गए हैं। एनडीए जो टोटल उनका अलायंस है उनमें 117 हैं। इधर कांग्रेस के पास 32 हैं और यूपीए के पास टोटल 59 हैं। बहुमत के लिए चाहिए 125, यानी कि ये इनसे 8 सीटें कम हैं। 8 सीटों को क्या है, किसी को भी 5-5 करोड़ रुपए दे दोगे तो 8 सीटें तो ऐसे मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी पार्टियों से हैं। जैसे आप देखिए कि सपा के हैं, नहीं सपा के शामिल होगे तो बसपा के शामिल होगे, कोई तो शामिल होगे, छोटी छोटी पार्टियों से बुला लेंगे तो उनके लिए भी बन जाएगा। तो 8 सीटें लेना बहुत बड़ी कोई बात है नहीं। तो यानी टोटल अगर आप देखें ओवरऑल तो ये सारा सिस्टम है। अब आते हैं दोस्तों अपने चारों प्रश्नों के जवाब देने के लिए। दोस्तों तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं चारों प्रश्नों का। सबसे पहले, क्या नरेंद्र मोदी हिटलर हैं? तो दोस्तों हिटलर का मतलब ये कि आप संविधान को फाड़ के फेंक दें और अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दें, जो कि आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो जनता आपके साथ होनी चाहिए पूरी की पूरी समर्थन में, लेकिन जनता इतनी समझदार है कि वो सही को सही और गलत को गलत ठहरा सकती है। इसलिए आप हिटलर के रास्ते पर चल ही नहीं सकते। आप किसी के अधिकारों को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि आप जो है पंथ निरपेक्ष के रास्ते पर चलेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को मानेंगे और आप संविधान के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर रहकर
कार्य करेंगे, जो कि मैंने 12 पॉइंट आपको डिस्कशन में बताए हैं। दूसरा ये है, क्या संविधान खतरे में है? तो संविधान खतरे का मतलब संविधान में आप कुछ भी परिवर्तन कर दें, जो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप संविधान के दायरे के अंदर रहकर ही कार्य करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला तो तभी चलेगा ना जब सुप्रीम कोर्ट के जज आपके साथ होंगे, आपके खिलाफ होंगे, सॉरी। तो अगर हम उनको ही हटा दें तो कार्य थोड़ा सा तो अपने फेवर में बात हो ही सकती है ना, कुछ परसेंट तो अपने फेवर की बात हो ही सकती है। तो सरकार जिसकी होती है, दबाव तो रहता ही है सरकार का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। चलिए आगे देखिए, क्या चुनाव नहीं होंगे? अब चुनाव होंगे, चुनाव कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता आपको मौका देगी फिर से, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो। अगर आप चुनाव कराना बंद कर देंगे तो आप डायरेक्ट हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। जनता जो है वो आपको ऐसा करने नहीं देगी, छोटे छोटे राज्यों की पार्टियां आपको ऐसा करने नहीं देंगी, सुप्रीम कोर्ट आपको ऐसा करने नहीं देगा। तो ये भी बात गलत है। क्या अल्पसंख्यकों को लेके खतरा है बीजेपी सरकार? तो देखिए भैया, थोड़ा बहुत तो खतरा है। क्यों खतरा है? उसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों का मतलब जो कट्टर लोग हैं, जो कट्टर संप्रदाय के लोग हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग जो कट्टर हैं, या किसी ईसाई धर्म के लोग जो कट्टर हैं, जो कट्टरता से अपने धर्म को फैला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार का मानना है कि आप नियम कानून को फॉलो करें और अपने धर्म की प्रैक्टिस करें, हमें कोई इससे लेना देना, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इन चारों प्रश्नों का एक ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है, लोकसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है, राष्ट्रपति अपने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने हैं, तब क्या परिवर्तन हो पाएगा? तब सब कुछ चेंज करके मोदी अपने आप को हिटलर घोषित कर देंगे क्या? एक डिक्टेटर बन जाएंगे? तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मोदी का एक बड़ा वर्ग, बहुत तगड़ा समर्थक होना चाहिए। जनता इतनी समझदार है कि वो ऐसा आपको करने नहीं देगी। करने क्या मतलब, जैसे देखिए सरकार को अभी झुकना ही पड़ा जब इसका किसान आंदोलन से रिलेटेड जब प्रोटेस्ट हुए, तो जनता इतनी समझदार है, उसको भी चाहिए कि अच्छा लोकतंत्र हो, अच्छा टॉपिक पे डिस्कशन हो और अच्छी बहस चले किसी मुद्दे पर। दोस्तों ये था पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा वीडियो, और इस वीडियो में जो हमने पॉइंट पे डिस्कशन किए हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन चारों प्रश्नों का जवाब आपको हो सकता है मिल गया हो। मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया, आर्टिकल 78 लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद हिटलर के बारे में डिस्कशन किया, इन सब डिस्कशन करने का मतलब इतना था कि आपके माइंड में एक ओवरऑल एक ऐसी छवि बना देना जिससे आपको समझ में आए कि अभी जो कुछ दिन बाद डिबेट में मुद्दा आने वाला है वो आपको पहले से पता है, और ये सब लोग बेकार की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी 1% भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों किसी से कहना कि वीडियो शेयर कर दो या चैनल सब्सक्राइब कर दो थोड़ा ऑड लगता है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप ही कर देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर डिटेल में बात करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।